Hello students, this is Ashutosh Dwivedi. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Okay, today we will discuss about work and energy. This is very important chapter for class 9th students. So be careful and try to understand each and everything. So first topic is work. अगर हम लोग वर्क की बात करते हैं बच्चों, तो वर्क को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हम लोग बात करते हैं कि वर्क कब होता है. तो वर्क की दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन, देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ऑब्जेक्ट का और दूसरा उस पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए. सो when you're talking about formula of the work done equal to force into displacement है ना. the magnitude of the force and the value of displacement है ना. जैसे हम force अप्लाई करते हैं तो कितना displacement हुआ, अगर वो दोनों चीज़ें आपको पता होंगी then you can easily find the value of work done, right? when we're talking about unit, the unit of force is joule and the displacement, the unit of displacement is meter. So the unit of work done or work is in Newton meter, right? We can easily understand with the help of an example. First example, if a force of 5 Newton acts on an object is displaced to 2 meter in the direction of the force, then the work done is, अगर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, अब इसमें देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 मीटर, देन वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो 5 into 2 and that will be 10 Newton meter or joule. This is very simple numerical and that is based on work done formula. Okay, come to the next slide. Next one is properties of work done. वर्क डन की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, कब वो पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव होगा. दीज आर द प्रॉपर्टीज. फर्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय द फोर्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, आइदर दैट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव. पॉजिटिव को कब होगा? इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. जैसे आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है देन that will be positive. if the work done by the force is negative, अगर वो नेगेटिव कब होगा? if the force and displacement are opposite directions. अगर फोर्स आपने लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है then it will be negative. okay, the work done by the force is zero. zero कब होगा? if there will be no displacement. अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स के करस्पॉन्डिंग उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, then the value of work done will be zero, right? the work done by the force is zero if the force is perpendicular to the displacement. This is very important point. okay, if the force is perpendicular to the displacement, अगर displacement और force के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है then the value of work done will be zero. this is very important point, right? इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. when we lift an object, the object moves upward in the direction of force. here द वर्क डन इज पॉजिटिव, है ना. जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश की तो आप जहां पे फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, सो द वर्क विल बी पॉजिटिव, राइट? बट देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. हमें पता है जो ग्रेविटी फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, राइट? द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव. अगर ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग देखते हैं तो हमारा जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव, और जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं देन द वर्क विल बी पॉजिटिव, राइट? सेकंड एग्जांपल लेते हैं. अ पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 meter above the ground, right? calculate the work done by him on the luggage. सिंपल सा इसमें देखें तो मास ऑफ लगेज दिया हुआ 15 kg दे रखा है. डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं 1.5 मीटर दे रखा है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो फोर्स की बात करते हैं mg हो गया, m और g की वैल्यू दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, सो the value of work done will be 225 Newton meter or joule. This is very simple numerical, and we have to just consider that if mass is given then we have to convert into mg, right? multiplied by gravitational acceleration. Come to next slide.
This one second topic is energy. What is energy? How we can define energy, right? The energy of an object is its capacity for doing work. किसी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज नोन एज एनर्जी, राइट. द यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज द वर्क. जो वर्क की एनर्जी थी, जो यूनिट थी, उस वही यूनिट क्या होगी, एनर्जी की होती, दैट विल बी जूल. ओके, 1 जूल की अगर हम लोग बात करते हैं, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. अगर 1 जूल काम करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं 1 जूल, राइट. देयर आर द डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमें पता है कि बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. When we're talking about mechanical energy means it is the sum of potential energy and kinetic energy. So we will discuss one by one. First one is kinetic energy. When we're talking about kinetic energy means when there will be a velocity in the object, right? The kinetic energy of an object is the energy possessed by the object due to its motion. उसमें ऑब्जेक्ट में मोशंस होता है, उस मोशन के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी मिलती है दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, राइट. ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. जितनी भी हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. अ फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, जितनी भी हमारी स्पीडिंग कार होती है, फॉलिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो गया, फ्लोइंग वाटर हो गया, दैट ऑल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, राइट. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड. उसकी स्पीड पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है. अभी हम लोग आगे बात करेंगे. अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. इफ द स्पीड विल बी लेस देन द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑल्सो लेस, राइट. कम टू नेक्स्ट स्लाइड. When we're talking about formula of kinetic energy equal to half mv square. M is the mass of an object and v is the velocity of an object, right. We will discuss in detail. Take a first examples. Okay, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं. An object of mass 15 kg moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? Okay, सिंपल सा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 15 kg, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. सो अप्लाई द फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू, है ना. सो द फाइनल आंसर विल बी 120 जूल. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी 120 जूल. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. कम टू नेक्स्ट स्लाइड. Second one is potential energy. When we're talking about potential energy means the object having no velocity. When object is in rest, then there will be a potential energy, right. Potential energy of an object is the energy possessed by object due to its position or shape. Okay, जो उसकी पोजीशन है, जो उसका शेप है, उससे जो एनर्जी मिलती है दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, राइट. इफ अ रबर बैंड इज स्ट्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड. अगर एक रबर बैंड को हम लोग लेते हैं, पहले उस पर स्ट्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, और उसके बाद उसको हम रिलीज कर देते हैं, देन इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो क्या होता है, रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेस्ड, रबर बैंड को स्ट्रेस करते हैं, द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू इट एंड स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम किसी रबर को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उसकी एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है और स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट. इफ वी वाइंड द की ऑफ टॉय कार, जो छोटी सी टॉय कार होता था, उसमें अगर हम लोग की को अगर प्रेस करते थे तो क्या होता था, प्लेस ग्राउंड एंड इट मूव्स. व्हेन वाइंड द की ऑफ अ कार, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. अगर हम उसमें की करते तो क्या होता था, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती, दैट एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट. If we lift an object to the height of and release, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप उठाते हैं ऊपर एक सर्टेन हाइट को उठा के उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, देन इट फॉल डाउन, तो नीचे गिर जाता है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू एंड स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी. कि जब हम उसको उठाते हैं तो क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर्ड होती है और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो जाती है, राइट. कम टू नेक्स्ट स्लाइड. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. अगर किसी हाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू द हाइट, इट्स एनर्जी इज इंक्रीजेस बिकॉज वर्क इज डन ऑन
इट अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, हमें पता है, अभी हम लोगों ने वर्क डन की बात की थी। किसी अगर ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे उठाते हैं, सर्टेन हाइट पे, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और दैट वर्क डन विल बी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दैट एनर्जी विल बी called as gravitational potential energy because this energy will be in terms of gravitational force, right? When we're talking about mathematical expression, so work done equal to force into displacement. Work done W equal to force mg into h. So this mgh will be nothing but it is a potential energy, mathematical expression of that potential energy. Potential energy E equal to mgh, right? Take one example. Find the energy possessed by an object of the mass 10 kg when it is at height of 6 meter above the ground. Give G equal to 9.8. 9.8 दे रखा है. सिंपल सा हमें क्या करना है, we just apply a formula mgh, right? The value of m, g and h, all values are given. So put these values and find final value. So the final potential energy will be 588 joule, right? This is very simple question. Come to next slide. Transformation of energy. As we know that various type of energy are there in the environment, and we can convert these energy into one another. So the conversion of energy from one form to another form is called the transformation of energy. When energy is converted from one form to another form, total energy always remains same. अगर कोई एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, so the total energy will be same. Like when kinetic energy is converted into potential energy, so the total energy will be same. According to that principle, we can say that law of conservation of energy. अगर हम conservation of energy की बात करते हैं, हमें पता है कि energy neither be create nor be destroyed, can convert into one form to another form. So this is very important, conservation of energy, and we can easily explain with the help of a derivation. By taking an object at a certain height, we have to find that energy, and at a middle point and at the last point. अगर हम एक डेरिवेशन ले लें कि एक सर्टेन हाइट पे एनर्जी कितनी होगी, मिडिल पॉइंट पे कितना होगा, लास्ट में कितना होगा, then we see that, and then we can prove that the total energy will be same at each and every point. So we can say the law of conservation of energy states that energy can only be converted from one to another. It can neither be created nor be destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same, right? Come to next slide. Rate of doing work, power. पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? द पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. जो वर्क कब करते हैं उसके हम अगर रेट की बात करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? पावर. सो पावर इज डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, and it is denoted by P, capital P equal to W upon T. वर्क डन की अभी हम लोगों ने बात किया है, अगर उसको हम टाइम के करस्पॉन्डिंग देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर, राइट? सो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है वॉट. 1 watt इज अ पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. अगर 1 जूल पर सेकेंड से कोई काम होता है तो उसकी जो पावर होती है दैट विल बी 1 watt. 1 watt इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, और 1 watt इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है. किलोवाट की बात करते हैं तो 1000 हो जाता है ना, राइट? दिस इज जनरल रिलेशन बिटवीन watt एंड किलोवाट. कम टू नेक्स्ट स्लाइड. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होती है, इलेक्ट्रिकल पावर की हम लोग बात करते हैं, दैट इज नोन एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर. हमें पता है कि जो हमारे घरों की कॉमर्शियल यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है? किलोवाट आवर, KWH बोलते हैं. 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट, राइट? 1 KWH की अगर हम लोग बात करते हैं, 1 K मीन्स किलो मीन्स 1000 वॉट, एंड वॉट एंड आर की बात करते हैं तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा. सो 1 KWH इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 joule, right? This is the basic relation between KWH and joule, right? The electrical energy used in home and industries are expressed in kilowatt hour. The electrical energy used during the month
इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। हमें पता है कि अगर हम 1 kWh की बात करते हैं तो 1 kWh विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। जो हमारे पास हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं, उस एनर्जी मीटर से जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, हमारे लोड इलेक्ट्रिकल लोड्स अप्लाइंसेज जो लगे होते हैं वो जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, दैट विल बी इन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर यूनिट और इन kWh। Hence, 1 unit means 1 kWh, 1 kilowatt hour. So this is basically introductory part of that chapter, work and energy. This is very important chapter. Students, you have to just see and try to understand each and everything, and after that you can easily solve all the numericals, either examples or unsolved questions, and that will based on NCERT. So try to solve these questions. If you find any problem, then you can write in my comment box, okay, so that I can resolve your problems. Okay, thank you for watching, and have a nice day. And I'm requesting to all the participants who are watching, if you are not subscribing my channel, then please subscribe and share my channel so that you can get more videos related to your syllabus. Okay, thank you, have a nice day.